रिबॉर्न ऑफ एजेंट क्वीन पार्ट 2। कुलकर्णी मेंशन में, वैष्णवी तुम उस तरह की लड़की हो जो अपना पति होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों को आकर्षित करती हो। तुम सिर्फ इसलिए सजती संवरती हो क्योंकि तुम पुरुषों को रिझा सको। और आज तो तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने हमारे ही घर में किसी के साथ इश्क फरमाने की कोशिश की। ये कहते हुए वैष्णवी की सास सुमित्रा कुलकर्णी ने वैष्णवी को पीटना शुरू कर दिया। सुमित्रा कुलकर्णी ने वैष्णवी को उसके बालों से पकड़कर बेडसाइड टेबल पर उसके सिर को पटक दिया। वैष्णवी के सिर से खून बहने लगता है, पर उसकी सास सुमित्रा पर कोई असर नहीं पड़ता है, पर वो अब भी उसे किसी विरहम औरत की तरह उसे पिट रही है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। वैष्णवी लाचारी के साथ अपने पति देवेश कुलकर्णी को देखने लगती है, पर देवेश उसे नजरअंदाज करके अपनी गर्लफ्रेंड मेघना मेहरा को देखने लगता है। वो मेघना से बचपन से ही प्यार करता था, और अब कुछ समय पहले ही मेघना विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटी थी। देवेश ने अपनी पत्नी को पिटवाने के लिए ये खेल रचा था। आज उसकी कंपनी कुलकर्णी ग्रुप के एक एजेंट को अपने घर लाया था, और उस एजेंट ने वैष्णवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पर कुछ ही देर बाद वहां उसकी सास सुमित्रा और मेघना पहुंच गए और उसकी सास सुमित्रा उसे खींचकर कमरे में ले आई और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। ये पहली बार नहीं था जब वैष्णवी के साथ ये सलूक किया जा रहा था, पर वैष्णवी ने कभी भी इन लोगों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो अपनी पति देवेश से बहुत प्यार करती थी। अब वैष्णवी की हालत खराब होने लगी थी। उसके होठों की साइड से खून बह रहा था और उसका चेहरा भी पीला पड़ने लगा था। मेघना इस सीन का भरपूर मजा ले रही थी। वो वैष्णवी से नफरत करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वैष्णवी ने उसके देवेश को उससे छीन लिया है। अगर वो नहीं होती तो वो देवेश के साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होती। सुमित्रा को वैष्णवी पर कोई दया नहीं आई और उन्होंने वैष्णवी का गला पकड़ लिया और उसे मजबूती के साथ दबाने लगी। वैष्णवी की सांस रुकने लगी थी और अब उसके जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। तभी सुमित्रा उसे दीवार की ओर फेंक देती है। वैष्णवी किसी कटी हुई पतंग की तरह गिर पड़ती है। अब धीरे धीरे उसकी चेतना लुप्त होने लगी थी और वो शांत हो जाती है। तू रंडी, मरने का नाटक क्यों कर रही है? मेरे लिए उठ, सुमित्रा ने वैष्णवी को लात मारते हुए कहा। सुमित्रा आगे बढ़कर वैष्णवी को बालों से फिर से पकड़ने ही वाली थी, तभी एक दुबला पतला हाथ आगे बढ़ा और उसने सुमित्रा का गला पकड़ लिया। अब तक जो लड़की एक लाश की तरह पड़ी हुई थी, अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसे धीरे धीरे होश आया, उसने एक महिला को देखा जो उसे पिट रही थी। उसने उस महिला का गला पकड़ते हुए ही अपनी लाल आंखों से घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बोलते समय उसने कमरे में चारों ओर देखा। इस अनजाने कमरे में उसे एक सुंदर युवक और एक सुंदर महिला खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्होंने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा था। वो दोनों उसे हैरानी के साथ देख रहे थे, क्योंकि आज तक जिस लड़की ने ऊंची आवाज में बात तक करने की कोशिश नहीं की थी, आज उसने किसी का गला पकड़ रखा था। मौत की रानी एक महिला विशेष एजेंट जो किसी भी कठोर वातावरण में पूरी तरह से ढल सकती थी, वह भी आश्चर्य के साथ आंखें छोड़ी करके आईने में अपने स्वरूप को देख रही थी। ये चेहरा जो बहुत मासूम और बहुत कोमल था, स्वाभाविक रूप से उसका नहीं था। उसका ये नया रूप बहुत ही आकर्षक था। एक परफेक्ट फिगर और कमजोर शरीर उसके सबसे शक्तिशाली एजेंट मौत की रानी के रूप से बिल्कुल अलग था। उसने सोचा, क्या ये मेरा इस बॉडी में पुनर्जन्म हो सकता है? तभी उसकी आंखों के सामने कुछ सीन चलने लगे। ये इस शरीर के पुराने मालिक की यादें थी। जब उसने सुमित्रा की ओर देखा जो उसके हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी, तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने सुमित्रा को दूर फेंक दिया। जाहिर है, ये उसकी भावना नहीं थी, बल्कि इस शरीर के मूल मालिक की भावनाएं थी।
जिसके दिल में इन लोगों के लिए पूरी तरह से नफरत भर चुकी थी। बल इतना अधिक था कि सुमित्रा दूर जाकर गिरती है। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अविश्वास से वैष्णवी को देखा। सावित्री यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उनकी बहू, जो हमेशा से डरपोक थी और खुद को परेशान होने देती थी, वास्तव में जवाबी हमला करेगी। वैष्णवी ने अपने शरीर को एक दुख के साथ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शरीर इतना कमजोर होगा। उसने सोचा, इस शरीर के लिए उसे कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा। जमीन पर पड़ी सावित्री को देखकर वैष्णवी ने केवल उसकी ओर एक क्षण भर देखा और कहा, चली जाओ। यह एक शब्द था, लेकिन इससे वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए, मानो उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। वैष्णवी ने उन सभी को डरा दिया था, क्योंकि ये शब्द एक दबंगई से भरा हुआ था। देवेश को यकीन नहीं हो रहा था कि वैष्णवी इतना बदल सकती है। भले ही पहले उसे कोई कितना भी चिल्लाए और उसे डांटे, लेकिन बेकार वैष्णवी ने कभी भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब उसने जवाबी हमला बोला दिया। देवेश के पतले होंठ अनायास ही तिरस्कार और घृणा से मुड़ गए। तमाशा करना बंद करो। तुम जैसी दुष्ट औरत, भले ही तुम रो और हंगामा करो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। अगर तुम सोचती है कि इस तरह से मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुमने ये तमाशा करना बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। देवेश को विश्वास नहीं था कि यह महिला वास्तव में बदल गई है। उसने सोचा कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने अवश्य ही कुछ उपाय अपनाए होंगे। देवेश को पता था कि वो जब भी तलाक का जिक्र करता था, तो वो बुरी तरह डर जाती थी और उसका चेहरा पीला पड़ जाता। वो अपने घुटनों के बल बैठकर माफी भी मांगती थी और उससे तलाक न देने की भीख मांगती थी। वो कुछ भी करने को तैयार थी, बशर्ते कि उनका तलाक न हो। देवेश को पूरा यकीन था कि आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पर तभी वैष्णवी की ठंडी आवाज सुनाई दी, सपने देखते रहो तो चलो तलाक ले लेते हैं। तुम नाली के कीड़े मेरे लायक नहीं हो। तुम कमीने और ये घटिया औरत एकदम सही जोड़ी हो और तुम दोनों को एक साथ ही मरना चाहिए। वैष्णवी के शब्द देवेश के दिमाग में फट पड़े, जिससे उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ, आगे जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी को।